प्रिंसिपल ऑफ लीनियर इम्पल्स एंड मोमेंटम हमने वीडियो में डिस्कस किया था। जो पहली क्वेश्चन है वो वही न्यूटन का सेकंड लॉ है, F इक्वल्स टू m है। इसमें हमने a को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा है dv अपॉन dt। अब आप गौर कीजिए कि अगर मैं इसमें से dv और dt की जो टर्म्स हैं उनको मैं राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पर रखता हूँ, तो f के साथ मैं dt ले जाता हूँ और m dv को राइट हैंड साइड पे रखता हूँ। व्हाट वुड हैपन कि अगर मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ जाए इस डिफरेंशियल को एलिमिनेट करने के लिए, तो मुझे फोर्स इनटू dt, तो मुझे t1 से t2 डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना पड़ेगा और ऑन द राइट हैंड साइड मैं इसको v1 से v2 करूंगा। अच्छा, इसको फिजिकली देख लेते हैं। जस्ट लाइक चैप्टर नंबर 13 एंड 12, जो f जो है इट शुड बी अ फंक्शन ऑफ टाइम। इसमें तो कोई आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं है ना कि f जो यहाँ लिखा हुआ है इसको टाइम का फंक्शन होना चाहिए। एंड ऑन द राइट हैंड साइड v कोई फंक्शन नहीं लिखा, सिंपली dv है। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करें तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पर आपने इंटीग्रेट किया तो अभी f की वैल्यू नहीं मौजूद, हमने इसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं। क्योंकि राइट हैंड साइड पर क्या होगा, dv का इंटीग्रल क्या होता है, सिंपली v। जब आप उस पर लिमिट अप्लाई करेंगे v2 एंड v1, तो यू विल गेट दिस रिलेशन v2 माइनस v1। इसमें कोई इशू है आप लोगों को इस रिलेशन में अभी तक? नो सर। ओके, ग्रेट। सो अगर आप गौर करो कि इसमें राइट हैंड साइड पर जो टर्म बन के आ रही है वो क्या है, mv, जिसमें v2 है और 1 है। तो मास टाइम वेलोसिटी बेसिकली मोमेंटम होता है, ये आप लोगों को पता होगी बात, राइट? अगर आप लोगों को पहले आप लोगों को आइडिया हो कि फोर्स को हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी कहते थे, रिमेंबर? ये डेफिनेशन पता है आपको फोर्स की? यस सर, यस सर। ठीक है, तो एग्जैक्टली बिल्कुल m del v अपॉन dt। तो अगर मैं तो यहाँ पर आप गौर कीजिए कि राइट हैंड साइड पर जो इक्वेशन जो टर्म बन के आ रही हैं वो दो टर्म्स हैं, एक mv2 है और एक mv1 है, जिसमें v2 जो है mv2 जो है वो सेकंड मतलब फाइनल मोमेंटम कह लें और mv1 जो है इनिशियल मोमेंटम है। अगर इसको थोड़ा सा हम और रीऑर्डर करें, ऑर्गेनाइज करें, तो जो mv1 के साथ अगर मैं ये वाली टर्म लिख देता हूँ, समीशन ऑफ इंटीग्रल एफ डी टी, और राइट हैंड साइड पर मैं mv2 कर देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ लीनियर इम्पल्स एंड मोमेंटम। अच्छा, इस इक्वेशन को हम पहले फिजिकली समझ लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। पहली बात कि मास टाइम वेलोसिटी मोमेंटम होती है किसी भी बॉडी जो कि जिसका कुछ मास है m, इफ इट इज मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी v1, ठीक है। अब उसी बॉडी पर जिसका मास m है, उसकी वेलोसिटी v1 है, उसका एक मोमेंटम है mv1। हुआ क्या कि आपके पास कोई मल्टीपल फोर्सेस एक्ट करना शुरू कर जाती हैं। मिसाल के तौर पर उसके ऊपर लेट से फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है, उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है, आप उसको पुल कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, वो तमाम जो है वो इस एफ के अंदर मौजूद है। समीशन का मतलब ये क्या है कि आप उसको सम कर रहे हैं, जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उस बॉडी पे जो अप्लाई हो रही हैं, और आप इसको ये जो फोर्स एफ है, जो समीशन ऑफ जो फोर्स है, मतलब लेट से f1 f2 f3 f4 एंड सो ऑन सो फोर्थ, वो तमाम फोर्सेस जो है वो एक छोटे टाइम के लिए अप्लाई हो रही हैं। वो टाइम क्या है, dt। तो आप अगर फोर्स को अगर आप इसका यूनिट चेक करें तो इसके यूनिट्स इस तमाम तीनों टर्म्स के यूनिट जो है वो सेम है। ये डायमेंशनली होमोजेनस इक्वेशन है। अच्छा, अब ये कोई कहे ना कि ये एफ डी टी है क्या फिजिकली? mv का मतलब तो मोमेंटम होता है राइट हैंड साइड पर ना लेफ्ट हैंड साइड पर। ये जो पिछली टर्म है इसके यूनिट जो है वो mv वाले टर्म, mv के यूनिट्स ही हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है बिकॉज ये डायमेंशनली होमोजेनस इक्वेशन है। मगर अगर आप इसको फिजिकली एक्सप्लेन करना चाहें तो f टाइम dt इज बेसिकली ये एक नई टर्मिनोलॉजी हमारे पास कॉइन हुई है जिसको हम कहते हैं इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है? बेसिकली इट्स अ फोर्स, बट वो टर्म जो दिस इज अ फिजिकल क्वांटिटी जिसमें फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम करते हैं। मतलब कि फोर्स, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो कितने टाइम के लिए उस बॉडी पर अप्लाई हो रही है। अब इसका यूनिट्स क्या होंगे? सिंपली न्यूटन टाइम सेकंड्स। अगर आप मोमेंटम के यूनिट्स भी निकालें ना तो न्यूटन टाइम सेकंड्स ही होते हैं, ठीक है। न्यूटन सेकंड्स ही इस तीनों टर्म्स के यूनिट्स हैं। फर्क ये कि अगर mv मोमेंटम, बट दिस मिडिल टर्म इज नॉट मोमेंटम, दिस इज कॉल्ड लीनियर इंपल्स। गॉट इट? कोई मसला है यहाँ तक? हेलो सर, इंपल्स उसको कहते हैं। सर वापस एक्सप्लेन कर दें सर। ये मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि देखिए, पहली बात देखिए, इस बात को समझना बहुत जरूरी है
कि किसी भी टर्म की फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होती है और उसकी मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन क्या होती है। मैथमेटिकल मतलब कि ये इक्वेशन डायमेंशनली होमोजेनस है। ये बात समझ में आती है? डायमेंशनली होमोजेनस का मतलब क्या होता है कि इसके यूनिट सेम है, हर टर्म के यूनिट कंसिस्टेंट है, ऐसे ही है? यस सर। Guys, यस सर। ये बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे मोमेंटम के यूनिट्स निकाल के बताओ, तो मोमेंटम के यूनिट्स कैसे निकलेंगे? F.D नहीं, मोमेंटम की बात कर रहा मतलब कि उसकी जितनी भी क्वांटिटी है उसके यूनिट्स आप मल्टीप्लाई मास टाइम्स वेलोसिटी के अगर यूनिट्स निकालना चाहें ना, तो आप जब यूनिट्स निकालेंगे या इसकी अगर डायमेंशन निकालेंगे या आप ml/t सॉरी ml और t L/T -1 into ml upon t होगा या mlt -1 होगा? बिल्कुल सही MLT होगा। minus एग्जैक्टली। तो अगर आप गौर करो ना, तो इस फोर्स के अगर हम इस फोर्स टाइम्स फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम को के भी निकालने चाहे ना डायमेंशन, तो वो ml upon t ही बनेगा। अग्रीड? यस सर। अग्री करते हो इस बात से? जी सर करता हूँ। ठीक है, ओके गॉड। सो मगर अभी सवाल ये कि अगर दो टर्मिनोलॉजीज की डायमेंशन सेम है, तो क्या वो फिजिकली भी एक जैसी हैं? नहीं, फिजिकली नहीं हो सकती, जरूरी नहीं है कि फिजिकली एक जैसी हो। मेरी बात समझ में आ रही है? मिसाल के तौर पर लेंथ एंड विड्थ दोनों की डायमेंशन क्या होती है? लेंथ, राइट, एल होती है। ठीक है, जस्ट अ मिनट होल्ड कीजिएगा, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं 1 मिनट आ रहा हूँ। ओके सर, मैं इसमें रह चुका हूँ, मुझे पता है कि क्या है क्या नहीं है। Hey guys, sorry for disturbance. So आवाज आ रही है आपको मेरी? Okay. Screen Yes, share sir. होगी? Okay. So guys, फर्स्ट टर्म जो है वो मोमेंटम है। दूसरी टर्म की अगर आप डायमेंशन चेक करें ना, तो वो मोमेंटम के डायमेंशन ही बनेंगे। ठीक है, बट फिजिकली FDT का मतलब है इट्स नॉट मोमेंटम, इट्स इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है कि एक फोर्स जो किसी बॉडी के ऊपर किसी टाइम तक के लिए अप्लाई हो। ठीक है, अग्रीड? सर टाइम तक के लिए अप्लाई हो तो सर अपॉन टाइम नहीं होना चाहिए, पर टाइम। नहीं, देखो ये मैं नहीं कह रहा, मैथ्स बता रही है। आप देखो इक्वेशन में क्या हो रहा है, इक्वेशन में जो चीज निकल के आ रही है ना, F टाइम्स dt, वो ऑटोमेटिकली देखो ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसमें इसमें तो एतराज नहीं है ना आपका? ठीक है, अगर मैं लेट से आपकी बात मान लेता हूँ, F अपॉन t कर देता हूँ, तो इट्स नॉट डायमेंशनली होमोजेनस, इट डजंट मेक सेंस, राइट? मैं न्यूटन के जो लॉ है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसी से ड्राइव किया ना मैंने इक्वेशन को। तो अब हम इस टर्म को इंटरप्रेट करना चाह रहे हैं कि एक्चुअली ये क्या बन के आ रही है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ कि एक बॉल है, जिस बॉल को मैं रैकेट से हिट करता हूँ, तो बॉल का मोमेंटम है रैकेट पर लगने से पहले, उसका कुछ मास है और कुछ वेलोसिटी है, तो mv1 हो गई। जिस पॉइंट पर बॉल ने उस रैकेट को स्ट्राइक किया, जब टच हुई, राइट, तो कुछ फोर्स जो है वो उस रैकेट ने उस बॉल के ऊपर लगाई, वो फोर्स क्या होगी? वो F होगी। मेक सेंस, राइट? बट हुआ क्या कि वो जो कांटेक्ट है बॉल का रैकेट के साथ, वो बहुत छोटे टाइम के लिए होगा, टाइम dt, राइट? तो अगर मैं आप जो फोर्स जो रैकेट ने लगाई और जो जिस टाइम के लिए वो फोर्स लगी है, उसका प्रोडक्ट जो है उसको हम क्या कहते हैं? इम्पल्स। और जो उसके यूनिट्स होते हैं वो मोमेंटम के यूनिट्स होते हैं, बट फिजिकली F मल्टीप्लाई बाय द टाइम इज नॉट मोमेंटम, इट्स कॉल्ड इम्पल्स। बात समझ आ रही है? नेचर चेंज है बस। नहीं आई? क्लियर नहीं हुई? जी वैसे सर ये इम्पल्स कहते हैं किसको, यानी कि एक तरीके से बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए sir. फोर्स लगना। देखो इम्पल्स क्या है? इम्पल्स की डेफिनेशन ये है कि एक फोर्स है जो किसी टाइम के लिए लग रही है। सही है सर। ठीक है, देखो इसकी और मिसालें क्या हो सकती हैं? मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, उसमें इसकी एग्जांपल सर इम्पल्स को कॉज कह सकते हैं कि किसी भी मतलब कि बॉडी पे फोर्स लगाई, उसकी वजह से मोमेंटम प्रोड्यूस है, मतलब कि जो फोर्स लगा रहे हैं वो कॉज ही हुई ना, तो इम्पल्स को फोर्स कह सकते हैं। एग्जैक्टली, देखो तो cause फोर्स कैसे? एक तरह से यार फोर्स तुम लोग कहाँ घूम रहे हो यार? देखो आप गलत नहीं कह रहे, मैं कॉज मे बी नॉट एन अप्रोप्रिएट वर्ड, बट जो फोर्स है, जो फोर्स जिसने टाइम की लग रही है, अगर मैं लेट से एक लम्हे के लिए मानता हूँ यार यहाँ पे टाइम नहीं है, तो दिस इज सिंपली फोर्स, बट फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, राइट, दैट मेक्स अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम इम्पल्स कहते हैं। अगर इस इक्वेशन को देख रहे हैं आप, जो पहली इक्वेशन लिखी हुई है, ये बड़ी क्लासिकल इक्वेशन है न्यूटन की, ठीक है, आपने इस इक्वेशन को इस्तेमाल करके ही इस रिलेशन को ड्राइव किया ना,
देयर इज नथिंग न्यू इन दिस रिलेशन, राइट, एक्सेप्ट मतलब सिर्फ आपने क्या किया कि इसको एक डिफरेंट तरीके से फिजिकली इंटरप्रेट कर रहे हैं आप कि एफ टाइम डी टी, नाउ यू हैव टू डिफाइन अ न्यू टर्म। अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? हमने डिफाइन किया कि एक फोर्स जो किसी छोटे टाइम के लिए लग रही है। हम इसको जब न्यूमेरिकल्स में करेंगे तो हमें होता चीजें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि अगर एक बॉडी का मोमेंटम है इनिशियल m टाइम v1, कुछ देर बाद उस पर मल्टीपल फोर्सेस लगती हैं बिकॉज यहाँ समीशन लिखा हुआ है, और वो तमाम फोर्सेस किसी छोटे टाइम के लिए लगती हैं। व्हाट वुड हैपन कि उस टाइम के बाद उस बॉडी का जो मोमेंटम होगा ना वो बदल जाएगा। इट्स फाइनल मोमेंटम विच इज mv2 mv1 से बढ़ भी सकता है और mv1 से कम भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है आपकी? यस सर। ठीक है। अब इसकी मिसाल फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूँ कि अगर रैकेट, एक बॉल आ रही है रैकेट पर टच हो रही है, तो बॉल रैकेट पर टकराने से पहले जस्ट बिफोर द कोलिजन उसका मास टाइम वेलोसिटी एक मोमेंटम है, और उस रैकेट ने उसको बॉल पर एक्स्ट्रा और फोर्स लगा दी, सही है, और वो जो फोर्स लगी वो बहुत छोटे टाइम के लिए लगी है। जैसे ही कॉन्टेक्ट हुआ उसके बाद फोर्स जो है उस खत्म हो गई। तो क्या होगा कि जो उसकी जो स्ट्राइक करने के बाद की वेलोसिटी होगी वो ज्यादा हो जाएगी कंपेयर टू v1, और मास का कांस्टेंट है। तो मतलब ये है कि उस इम्पल्स ने जो उस रैकेट ने उस बॉल पे लगाया है उसका फाइनल मोमेंटम बढ़ा दिया। मास तो नहीं चेंज कर सकते बट यू कैन चेंज द वेलोसिटी, राइट। तो इनिशियली मोमेंटम कुछ है जो कि कम मोमेंटम है, उस पर इम्पल्स हुआ या बॉल ने रैकेट की वजह से कुछ फोर्स एक्सपीरियंस की छोटे टाइम के लिए, बट वो फोर्स काफी सिग्निफिकेंटली हाई थी। बट आफ्टर द स्ट्राइक बॉल का मोमेंटम जो है वो बढ़ गया इस केस में, बट जरूरी नहीं है बढ़ जाए, कम भी हो सकता है, ठीक है। हम आगे देखते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा आपको, ठीक है। सर एक बात जी सर, देखिए सर, डायरेक्शन का चेंज होना, जैसे v1 जो आ रही होगी अलग डायरेक्शन से आ रही होगी, v2 की डायरेक्शन चेंज हो गई, बिल्कुल। यानी कि रैकेट से मारा ना सर। मैं अभी तो आ रहा उससे तो हूँ, कोई मैं उस पे आ रहा हूँ, मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अच्छा, अब ये कि यहाँ पे mv1 जो है मोमेंटम है, ये भी मोमेंटम है, और ये तमाम टर्म जो है ना बेसिकली वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ठीक है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये बात सबको पता है। देखो ये कैसे वेक्टर क्वांटिटी है, आपने शुरू में पढ़ा होगा इनिशियली कि वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर इट्स वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट, इसमें किसी को इतराज नहीं है, राइट, ऑल आर एग्रीड। अगर मैं वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करता हूँ किसी स्केलर टर्म के साथ, स्केलर टर्म क्या हो सकती है, कोई भी नंबर, तो क्या मास वेक्टर क्वांटिटी है? नहीं, मास एक स्केलर टर्म है। अगर मैं मास को मल्टीप्लाई करता हूँ वेलोसिटी के साथ, तो इन वेक्टर मैकेनिक्स इट रिमेन्स अ वेक्टर, राइट, मेक सेंस? यस सर। यस सर। ठीक है। अब देखो मास एक स्केलर है, वेलोसिटी एक वेक्टर है। अगर मैं स्केलर मल्टीप्लाई में वेक्टर करता हूँ तो मेरा आंसर वेक्टर ही आता है। तो मोमेंटम जो है ना वो इटसेल्फ एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसके फिर डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे एक्स वाई जेड या आर थीटा या जेड। तो सिमिलरली इस इक्वेशन के अंदर जो मैंने यहाँ लिखी हुई है, जिसको हम लीन प्रिंसिपल ऑफ लीनियर इम्पल्स एंड मोमेंटम कहते हैं, इसमें तीनों टर्म जो है वो वेक्टर क्वांटिटीज है, which makes the equation which splitted into these three equation। अब देखो यहाँ ये समझ लो इंपॉर्टेंट बात है, जो इनिशियल मोमेंटम है किसी बॉडी का उसकी कुछ v1 है, बट उस v1 का एक कंपोनेंट होगा x के डायरेक्शन में, जो उस पर फोर्स लग रही है उन तमाम फोर्सेस समीशन लिखा हुआ है ना यहाँ पे, उन तमाम फोर्सेस का एक x कंपोनेंट होगा। सिमिलरली जब वो बॉल का जो फाइनल मोमेंटम है उसकी वेलोसिटी v2 है, उसका फिर एक x कंपोनेंट होगा। दैट मेक सेंस? बात समझ आ गई? जी गाइस, बिकॉज ये जो पहली इक्वेशन लिखी हुई है ये इसी इक्वेशन का x कंपोनेंट है। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन भी इसी इक्वेशन का x, y एंड z कंपोनेंट है। बात समझ आ गई? क्लियर है बात? जी गाइस। ओके सर। ओके सर मतलब मजबूरी में मान रहे हो या समझ में आ गई बात? नहीं सर, बात समझ आ गई है। ओके ग्रेट। सो मैं आपसे फिर रिपीट कर देता हूँ कि देखो mv1 का मतलब है इनिशियल मोमेंटम, बट वेलोसिटी के तीन कंपोनेंट्स होंगे ना, x, y एंड z। बिल्कुल इसी तरह इसे फोर्स के तीन कंपोनेंट्स होते हैं, और जो फाइनल वेलोसिटी है v2 के उसके भी तीन कंपोनेंट्स होंगे। तो अगर हम इसी इक्वेशन को स्प्लिट कर दूं मैं तीन डिफरेंट कंपोनेंट्स में x, y एंड z में, तो आई विल गेट दीज थ्री इक्वेशंस। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ फर्क ये कि यहाँ पे 1 और 2 है और f है, यहाँ पे इसके रिस्पेक्टिव कंपोनेंट में तोड़ दिया है। गॉट इट? अच्छा, अब इसकी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी ये जो एक बॉडी है that is moving with a certain momentum mv1, this mv1 basically वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है।
ये इनिशियल मोमेंटम है, इसके ऊपर समीशन ऑफ फोर्सेस मतलब सेकंड टर्म अप्लाई होती है, इम्पल्स अप्लाई होता है इसके ऊपर, और इसका फाइनल मोमेंटम कुछ बन जाता है। ठीक है, अब आप गौर करो, जिसने मुझसे सवाल किया था डायरेक्शन वाली बात, अगर आप गौर करो कि अगर मैं इस वेक्टर, ये वेक्टर ऊपर की तरफ है, तमाम फोर्सेस जो इस पर अप्लाई होती हैं उनका जो नेट इफेक्ट है वो नीचे की तरफ है, तो जो जो फाइनल मोमेंटम है बॉल का या बॉडी का वो किस तरफ है, वो भी नीचे की तरफ ही है। डज इट मेक सेंस? इट डज मेक सेंस, राइट? भले मूव ऊपर की साइड पे करे। सॉरी सर आपने जैसे कि अभी कहा कि इस डायरेक्शन के अंदर एम वी मतलब कि V1 से मूव कर रही है, लेकिन जो उसके सारे मतलब कि रेजिस्टेंस या फिर इफेक्टिव फोर्स है वो नीचे की साइड पे ऐड कर रही है। बिल्कुल तो ऐसे ही बॉडी नीचे की साइड पे मूव करेगी ऊपर की साइड पे? देखो, नीचे नीचे की मूव करी ना। फाइनल मोमेंटम देखो आप, फाइनल मोमेंटम किस तरफ है? इनिशियली ऊपर जा रहा था, जो तमाम फोर्सेस का समय नेट इफेक्ट है वो नीचे की तरफ उससे धकेल रहा है, पुश कर रहा है, विच मींस कि जो फाइनल मोमेंटम है वो भी नीचे की तरफ ही है। क्लियर है बात? ओके सर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो वेक्टर टर्म्स हैं, वेक्टर मतलब डायरेक्शन है, दैट आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इंपल्स एंड मोमेंटम इक्वेशन। अब हम आगे चलते हैं। खैर, ये हमने बात डिस्कस कर ली है कि दिस टर्म इज कॉल्ड लीनियर इंपल्स एंड अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट बात ये कि हमारे पास दो तरह की फोर्सेस हैं। एक फोर्स जो है वो कांस्टेंट फोर्स है और एक है लीनियर फोर्स। कांस्टेंट फोर्स का मतलब ये है कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि एक बॉडी है जिसके ऊपर एक टाइम मतलब t इक्वल्स टू 1 सेकंड से t इक्वल्स टू 5 सेकंड तक जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है, मतलब फिक्स वैल्यू है। तो अगर मैं इस ft का ग्राफ पर प्लॉट करता हूँ तो x एक्सिस पर मेरे पास टाइम आएगा और y एक्सिस पर f आएगी, ठीक है। तो मतलब क्या है कि t1 से लेकर t2 तक जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो कांस्टेंट है, इसको हम fc कह रहे हैं। अच्छा, अब आप गौर करो कि अगर मैं इस ब्लू रीजन का एरिया ले लूं या एरिया अंडर द कर्व लूं, स्ट्रेट लाइन के नीचे का थोड़ा एरिया, तो वो क्या होगा? सिंपली T2 माइनस T1, मगर ये वाली लेंथ होगी और ये वाली लेंथ होगी, तो ये वाली लेंथ जो है वो FC है और ये वाली लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी? T2 माइनस T1। मेक सेंस? तो T2 माइनस T1 मल्टीप्लाई बाय FC इज बेसिकली द एरिया ऑफ दिस ब्लू रीजन। कांस्टेंट फोर्स की बात कर रहा हूं। तो अगर आप गौर करो कि F टाइम डेल्टा T इज बेसिकली व्हाट? इंपल्स, ठीक है। तो अगर आपके पास FT ग्राफ मौजूद है तो FT ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व होगा ना, चाहे वो कांस्टेंट फोर्स हो या वेरिएबल फोर्स हो, वो क्या होगा? वो इंपल्स होगा उस बॉडी का। ये क्लियर है बात? जी, यस सर। गॉट इट। सर थोड़ा सा रिपीट करना मुझे। मैं फिर कह देता हूँ। देखो, एक बात बताओ, देखो एक आपके पास एक ग्राफ है जिस ग्राफ में x एक्सिस पर टाइम है और y एक्सिस पर f है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर एक FC जो है वो कांस्टेंट है, मतलब T1 से लेकर T2 तक वो वैल्यू जो है FC की वो कांस्टेंट है। लेट्स से ये वैल्यू है 10, ठीक है। तो y 10 वैल्यू अप्लाई 10 यूनिट्स फोर्स अप्लाई हो रही है फ्रॉम T1 टू T2। अब अगर इसका मैं एरिया अंडर द कर्व लूंगा T1 T2 के दरमियान का ये जो ब्लू रीजन है, तो वो किसका निकलेगा? दिस लेंथ which is T2 minus T1 and this vertical length which is FC. तो FC multiply by T2 minus T1। अब गौर करो कि ये जो टाइम इन मल्टीप्लाई बाय F है, ये बेसिकली क्या लिखा है? I, मतलब एरिया अंडर द कर्व of a graph which is on which x axis is time and y axis is force is basically impulse, ठीक है। सिमिलरली अगर यही फोर्स वेरिएबल है, मतलब दिस फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब ये फोर्स चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको अगर इसका एरिया अंडर द कर्व लेना होगा तो क्या करेंगे आप? इसको करेंगे इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू f को करेंगे इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दैट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग जो हम पहले 10 दफा तय कर चुके हैं, बस उस वक्त प्रॉपर्टी जो फिजिकल क्वांटिटीज वो डिफरेंट थी। जी बोलिए। सर ये आई के रिस्पेक्ट मतलब किस में पुट करके हम इसको इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू करेंगे? आई क्या है? आई का मतलब है इम्पल्स, राइट। आई क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स अक्रॉस दिस टाइम इंटरवल T1 एंड T2, राइट। अब देखो बेसिक सी बात है ना, अगर मैं इस फंक्शन, ये जो f है, जो फंक्शन है टाइम का, मतलब f बदल रही है, फोर्स बदल रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपके पास फोर्स का एक फंक्शन होगा ना। अगर ये वेरिएबल फोर्स के केस में f जो है वो टाइम का फंक्शन है, अगर मैं उसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मेरे पास जो आपके पास जो एरिया अंडर द कर्व आएगा, वो एरिया अंडर द कर्व क्या होगा? बेसिकली वो इंपल्स होगा। सब बात समझ में आई गाइस?
इतनी मुश्किल बात नहीं है, क्या हो गया यार, कम ऑन, नहीं समझ आया तो बता दो। आगे 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 क्या समझ है में आ रहा बताओ है तो, मुझे रिपीट करो जरा इस बात को, क्या कह सर रहा हूँ। एरिया अंडर द जो कर्व जो फोर्स है है वो वो इम्पल्स होता है एफटी ग्राफ का, बस ये। फोर्स इम्पल्स नहीं है भाई, फोर्स का टाइम के साथ जो प्रोडक्ट है ना वो इम्पल्स है। सर ये जो लाल डॉट है ना, इसको हटा के हम आई भी लिख सकते हैं, यानी कि ये बात है। एग्जैक्टली इसको यस हम आई लिख सकते हैं। एग्जैक्टली तो आई की वैल्यू जो है वो दो केसेस में, कांस्टेंट केस में और वेरिएबल केस में किस तरह निकलेगी। कांस्टेंट केस में सिंपली आपने एरिया अंडर द कर्व ले लिया, जो कि इस केस में क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है। रेक्टेंगल एरिया निकालना आता है ना भाई, और इस केस में वो एक रेक्टेंगल नहीं है, यस सर। एक कंटिन्यूअस कर्व है। तो यू नीड टू इंटीग्रेट दिस कर्व अक्रॉस दीज टू लिमिट्स, राइट, T2 एंड T1। आप लोगों का आपने इंटर में 10 दफा निकाले ना एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया अंडर द कर्व बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जिसमें आप यहाँ पे इत्तेफाक से वो क्वांटिटी बन के आ रही है। अब आप अमूमन रिलेट नहीं कर पाते फिजिक्स को मैथ के साथ, ठीक है। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये आपने 10 दफा इंटीग्रेशन की होगी। इनफैक्ट चैप्टर में 12 13 में भी हम यही करते आ रहे हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं, कोई मसला नहीं है, तो वी कैन मूव फर्दर, राइट। यस सर। ठीक है, ओके। सो ओके, ये सवाल देखते हैं। ये एक सवाल है, इसमें लिखा हुआ है अ 50 पाउंड क्रेट is acted upon by a force having a variable magnitude। ठीक है, एक बॉडी, एक क्रेट के जिसका वेट 50 पाउंड है, उस पर एक वेरिएबल फोर्स अप्लाई हो रही है जो 50 जो कि 2t20t है। देखो p का मतलब फोर्स है जो अप्लाई हो रही है इस क्रेट के ऊपर, और वो फंक्शन किसका है, टाइम का, वेयर t इन सेकंड। डिटरमाइन द क्रेट वेलोसिटी 2 सेकंड आफ्टर p हैज बीन अप्लाइड। मतलब 2 सेकंड के बाद जब p अप्लाई हो गई तो 2 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी होगी, जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी v1 3 फीट पर सेकंड है, राइट। डाउन द प्लेन एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन इज 0.3। तो एक प्लेन के ऊपर एक क्रेट को हम पुल कर रहे हैं, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 3 फीट पर सेकंड है, और जो p की वैल्यू है वो 20t है। तो आफ्टर 2 सेकंड उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। लेट्स ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। तो अब यहाँ देखो कि यहाँ पे कौन कौन सी फोर्सेज ऐड करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इस प्लेन के ऊपर ही एक्सिस ड्रॉ कर दिया। अब देखो भाई, मैं 10 दफा कर चुका हूँ कि एक्सिस को यहाँ पे ड्रॉ किया है। इट्स इन योर हैंड कि आप एक्सिस कहाँ ड्रॉ करते हैं। अगर मैं इस प्लेन के ऊपर एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ तो मेरा अलोंग द मोशन एक्स हो गया और उसके परपेंडिकुलर वाई हो गया। अब 10 दफा लोग बच्चे पूछते हैं कि सर ये वेट वाई में क्यों नहीं है। तो भाई वेट वाई में इसलिए नहीं है क्योंकि वाई जो है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब ये बात मैं दोबारा रिपीट इसलिए नहीं करना चाह रहा क्योंकि ये बहुत बेसिक बात है, ठीक है। ये बात क्लियर है ना, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, इस बात में डिफरेंस समझ में आ गया। अगर मैं एक्सिस को प्लेन के ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ तो वेट जो है फिर वाई के अलोंग नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्सेज ऐड करिए हम उनको देख लेते हैं। पहली फोर्स जो है वो इसकी वेट है जो वर्टिकली डाउनवर्ड होगी हमेशा। पी जो है अप्लाई हो रही है जो उसको पुल कर रहा है। हमारे पास एक इसका नॉर्मल रिएक्शन होगा जिसको हम एनसी कह रहे हैं, और वी हैव अ फ्रिक्शनल फोर्स एफ which is retarding और which is restricting the motion। इसकी वैल्यू क्या होती है 0.3 which is the coefficient friction coefficient multiplied by NC, ठीक है। अब जब इसका प्लेन का एंगल 30 है, सो वी हैव द वेट एंड लाइन एंगल आल्सो 30। तो हम इस वेट को रिजॉल्व कर लेंगे एक्स और वाई कंपोनेंट्स में। ये बात भी हम 10 दफा करते हैं, रिपीट करते आ रहे हैं। नाउ मूविंग फर्दर, इसमें कोई इशू तो नहीं है इस डायग्राम के अंदर? नो सर। ओके, नो सर। great। Now let's write the equation momentum and impulse equation in x axis। अच्छा, मैंने सिर्फ x में क्यों लिखी है, बिकॉज y में तो मोशन नहीं है। तो आप देखो mvx1 का मतलब क्या है कि मोमेंटम along the x axis। y में क्यों नहीं लिखी, बिकॉज there is no motion in y, right, is plus summation of all the forces impulse, जिसको हम impulse term कहते हैं, from t1 to t2 और इक्वल्स टू mvx2। मतलब vx क्यों लिखा, बिकॉज y में कोई मोशन नहीं है और इसका डायरेक्शन ऑफ द मोशन जो है उसको हमने पॉजिटिव ले लिया। इस इक्वेशन में कोई मसला है पहली वाली इक्वेशन में? नो सर। नहीं है, गुड। विच मीन्स कि अब हम इसको देखते हैं कि हम किस तरह फिल करते हैं। पहली टर्म जो लिखी हुई है mv1x, मतलब क्या है कि मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, मास टाइम वेलोसिटी। इनिशियल मास कितना निकलेगा 50 पाउंड डिवाइड बाय 32.2, मास आ गया। 3 फीट इनिशियल वेलोसिटी है वो आ गई। अच्छा, राइट हैंड साइड के ऊपर हमारे पास मास तो वही रहेगा मगर वेलोसिटी नहीं पता, तो हम उसको v2 कह देते हैं। अब हम बात करते हैं इंपल्स टर्म्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं जो अप्लाइड फोर्स है। अप्लाइड फोर्स कितनी है p which is 20t। तो सिंस इट्स द वेरिएबल फोर्स तो हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो
और फोर्स की डायरेक्शन भी है वो x के पॉजिटिव डायरेक्शन में। जस्ट मिनट जो फोर्स की डायरेक्शन है वो x के अलोंग x की पॉजिटिव तरफ है, तो हम लोग को पॉजिटिव ले लिया। 0 to 2 सेकंड हम उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, 20t जो है वो p की वैल्यू है और dt। जी समी, अब बोले आप सवाल क्या आपको समी? सर अगर y में कोई मोशन होगा, y एक्सिस में हाँ, अगर कोई हाँ, मोशन होगा तो जी जी। हम इस ये यहाँ यहीं पर ही ऐड करेंगे ना, समीशन ऑफ fx यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, नहीं नहीं इसमें नहीं fy भी नहीं ऐड हो जाएगा, भाई भाई भाई, दिस इज एब्सोल्युटली या रॉन्ग। एक और प्लीज यार, इक्वेशन डोंट डू बनेगी। दिस, ऐसा मत करो यार, फॉर गॉड सेक ये बात मत करो प्लीज यार। आप y का एक और जो इक्वेशन वेक्टर है बन क्या जाएगी। x में लिखते हो? भाई मुझे बताओ कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे फोर्स की जो फोर्स टर्म है, जो वेक्टर टर्म है, वो हम अलग से लिखेंगे ना भाई। दिस इज ओनली अलोंग x एक्सिस, यस सर, यस सर, यस, y को y में लिखोगे ना भाई। ओके सर, ये तो बहुत बेसिक सी बात है, ये गलती मत करो यार। दिस इज यस सर, जस्ट एज बेसिक एज 2 + 2 = 4। ये अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए ना ओके आपको सर, यार भाई। ये तो बहुत इसको मत, ये गलती मत करना यार। एनीवेज, पहली टर्म क्या थी? जो वेरिएबल फोर्स अप्लाई हो रही थी उसको हमने 0 to 2 इंटीग्रेट किया। 20t जो है वैल्यू है, टाइम डिपेंडेंट है। अच्छा, अब देखो जो ये फोर्स है, ये क्या फोर्स है? 0.3 टाइम्स nc। दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स। nc आपके पास नहीं मौजूद। ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये 2 सेकंड के लिए लग रही है, तो आपने बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू, तो हमने इसको इंटीग्रेट करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। ठीक है, प्लस वेट भी कांस्टेंट है 50, बट उसका हम साइन कंपोनेंट क्यों ले रहे हैं? बिकॉज अलोंग द एक्स जो है वो साइन कंपोनेंट बनता है। मेक सेंस? नाउ दिस इक्वेशन हैज टू वेरिएबल्स, वी हैव v2 एंड वी हैव nc। अब nc निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम समीशन ऑफ fy कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इक्वेशन लिखी है, ये मोमेंटम इंपल्स इक्वेशन है। समीशन ऑफ fy सिंपली फोर्स का सम है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। अगर मैं समीशन ऑफ fy लगाता हूँ तो वो 0 के बराबर क्यों आ रहा है? बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस, ma की टर्म नहीं है, तो nc पॉजिटिव है ऊपर की तरफ। और सर वेट ये एक चीज पूछेंगी, 20t dt था, ये 40 कैसे हुआ है? कहाँ लिखा 40 भाई? 4.658 प्लस 40 लिखा हुआ है ना, तो ये 40 कैसे हो गया? 2 पुट 40 कर कैसे हो दिया गया? सिंपल उसको। इसको इंटीग्रेट करो ना भाई। देखो ये कैसे हुआ है का मतलब ये होता है कि आप इसको सॉल्व करते हैं भाई। मैं यहाँ पे एक जी स्टेप मिसिंग होगा बुक में ना, तो आप इफ व्हेन यू सॉल्व इट योरसेल्फ ऑन द कॉपी, जब थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तो यू विल गेट दिस आंसर 40। 20t dt को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट लगाएंगे इसमें 0 to 2, तो यू विल गेट 40 डेफिनेटली। ठीक है, सर सही है। अब अगर मैं fy को सम कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट, तो nc ऊपर की तरफ है, वेट डाउनवर्ड एड कर रहा है तो वो नेगेटिव है, इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास nc की वैल्यू आ गई। जब nc की वैल्यू मैं दोबारा यहाँ पुट की इस इक्वेशन में, तो मेरे पास v2 की वैल्यू आ गई। जी अब बोले सवाल क्या है? सर सादी सी बात है सर, अगर फर्स्ट करें मैं फोर्स पहले निकाल लूँ ऐसे जो पहले ट्रेडिशनल तरीका है हमारा, तो मसला तो नहीं है इससे सर? बिल्कुल ऐसे मसला फोर्सेज नहीं है। मैं मैंने आपसे वही कह रहा हूँ कि देखो अगला जो इसका स्टेप है ना, अगला जो इसका सोल्यूशन है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर कि आप मोमेंटम और इंपल्स इक्वेशन कैसे इस्तेमाल करते हैं। देखो इस सवाल का जो अगला पार्ट है ना, मतलब ये सवाल खत्म हो चुका है, आपने एनसी निकाला, आपने एनसी को यहाँ पुट किया, रिप्लेस किया, v2 निकाल लिया। इसी इक्वेशन को आप बाय यूजिंग योर इक्वेशन ऑफ जो इक्वेशन ऑफ मोशन है fx इक्वल्स टू max लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो खैर गाइज, हमारे पास 1 मिनट से कम रह गया वक्त। हम यहाँ पे हम दोबारा ज्वाइन करेंगे सेशन को। प्लीज ज्वाइन द सेशन अगेन। मैं यहाँ पे इसको छोड़ नहीं रहा, ठीक है? सवाल ये कि अगर मैं इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ बाय यूजिंग द मेथड जिसमें हम फोर्सेस को सम करते हैं, तो आप गौर करो कि यहाँ पे जो समीशन ऑफ fx वाली टर्म है, अगर मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ, तो अगर मैं सिंपली इस बॉक्स के ऊपर तमाम फोर्सेस को सम करता हूँ अलोंग x एक्सिस सिंपली, तो 20t हो जाएगा जो पहली टर्म है। अब हमें उसको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अब वो हम इम्पल्स नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, हम अब सिंपल फोर्स को सम कर रहे हैं, माइनस जो आपके पास 0.3 टाइम्स जो आपके पास nc निकल के आ रहा है, आपने निकाला है nc जो आपके पास रिएक्शन फोर्स है, प्लस वेट की टर्म इक्वल्स टू, अब राइट हैंड साइड पे क्या है? ma, राइट। अब यहाँ पे जो इक्वेशन बन के आ रही है, इसमें आपके पास a अननोन है और t अननोन है। आर यू फॉलोइंग मी? यस सर। देखो यहाँ पे दो डिफरेंट मेथड से हमने सॉल्व करने की कोशिश की है। पहला मेथड जो है ना, वो है मोमेंटम एंड इंपल्स का। उसको हमने इक्वेशन में nc अननोन था, v2 अननोन था, हमने nc कैसे निकाला? हमने समीशन ऑफ fy किया, nc निकल गया, वापस इक्वेशन में पुट किया, v2 आ गया।
इसी प्रॉब्लम को अगर मैं दूसरे मेथड से सॉल्व करता हूँ, वो मेथड क्या है कि अगर हम सिंपली फोर्सेस अलोंग द एक्स एक्सिस सम करते हैं तो क्या होगा, एक P है जो कि 20T है, माइनस ये वाली जो टर्म लिखी है कौन सी फोर्स है, ये जो F है, that is 0.3 times n which is 43, प्लस जो ये वेट की टर्म है जो along the x axis वेट एक्ट करी इक्वल्स टू मास टाइम एक्सेलरेशन। अब इस टर्म के अंदर आपके पास a अननोन है और t अननोन है, ठीक है। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था v की वैल्यू एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स। अगर मैं अप्लाई करता हूँ अपनी काइनेमैटिक्स की इक्वेशन व्हिच इज a इक्वल्स टू dv अपॉन dt, तो यही होगी dv इक्वल्स टू a dt। अब dv की वैल्यू जो है वो 3 फीट पर सेकंड इनिशियल वैल्यू है और फाइनल वैल्यू v अननोन है हमारे पास, और a की वैल्यू आपने यहाँ से उठा के यहाँ रिप्लेस कर दी और dt। ऑलराइट, अब 0 सेकंड्स पर आपके पास वेलोसिटी 3 थी इनिशियल टाइम जो था, और 2 सेकंड पर आपको v निकालनी है। तो इस मेथड से भी आपके पास आंसर 44.2 ही आ रहा है। तो जी, अब किसने सवाल पूछा था, यू कैन आस्क मी नाउ। जी जी भाई, हेलो, सवाल नहीं है? सर जी फरमाइए। सर हम ये कह सकते हैं कि जो 20 टाइम्स टी लिखा हुआ है फोर्स, जी जी, तो हम ये कह सकते हैं कि हर 2 सेकंड पे 20 टाइम्स जो है हमारी ये फोर्स लग रही है, मतलब 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है। नहीं, 2 सेकंड, हर 2 सेकंड में नहीं लग रही। बेसिकली ये हुआ है कि वो फोर्स अप्लाई हो रही है और उस फोर्स अप्लाई होने के 2 सेकंड तक, मिसाल के तौर पर जब टाइम इक्वल टू 0 है आपने फोर्स लगाना शुरू कर दी, ठीक है। अब टाइम बढ़ रहा है, 0 से वो 0.1, 0.2, 0.3, 0.9, फिर 1 सेकंड हुआ, फिर 1 से लेके वो 2 सेकंड हुआ। इस पूरे टाइम के अंदर वो जो फोर्स है ना 20T है वो अप्लाई हो रही है मुस्तफिल। अब वो आपसे सवाल पूछ रहा है कि इस क्रेट के ऊपर जो ये फोर्स अप्लाई हुआ है 20T, जो कि फंक्शन किसका है, टाइम का, 2 सेकंड बाद उस क्रेट की वेलोसिटी कितनी हो गई। Initially it was moving with 3 feet per second, and by the application of a force which is 20T for a whole 2 second, the velocity has changed to 44.2 feet per second. Got it? सर तो हम कहते हैं कि फोर्स मतलब समझ नहीं आई, फोर्स जो थी जो 20 टाइम्स टी लिखा हुआ है और टाइम जो है वो 2 सेकंड्स गिवन है, तो ये थ्रू आउट 2 सेकंड्स जो टाइम इंटरवल है उसमें फोर्स कांस्टेंट थी। जी नहीं, देखिए वो फोर्स कांस्टेंट है जो फोर्स एन फ्रिक्शन की वजह से है, और वो फोर्स जो कि वेट की वजह से है। मैंने अभी आपसे कहा था ना अर्ज की, यहाँ पे देखें इस फोर्स में जो यहाँ पे फोर्स थी, सॉरी ये वाली फोर्स, ये वाली जो कांस्टेंट फोर्स वाली टर्म है इसमें टाइम 2 सेकंड है। यहाँ देख रही हैं आप T2 माइनस T1, अगर ये 2 सेकंड है तो FC की वैल्यू क्या है। फ्रिक्शन के केस में ये कांस्टेंट है बिकॉज फ्रिक्शन इज बेसिकली न्यू टाइम्स n, और वेट भी कांस्टेंट होता है। तो आपके पास ये जो दो टर्म्स नजर आ रही है आपके पास इक्वेशन में, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये फिक्स है। 2 सेकंड तक एग्जैक्टली यही अप्लाई हुई है उस बॉडी के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन एंड वेट। वेयर एज तो ये वाली टर्म है, ये वेरिएबल फोर्स है। दिस इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ टाइम। बात समझ आई? जी सर, और सर जो मतलब जो मूवमेंट है, जो ब्लॉक है, वो एक बार बता दीजिएगा कि जो ब्लॉक है वो राइट हैंड साइड की तरफ मतलब अपवर्ड मूव कर रहा है या डाउनवर्ड? नहीं, आप देखिए जी, यहाँ देखिए आप, ये प्लेन है आपका, P जो है इसको पुल कर रहा है ना, इट इज मूविंग डाउनवर्ड। वेलोसिटी v भी कहाँ है, 3 फीट पर सेकंड है, 3 फीट पर सेकंड। v1 इनिशियल है, ठीक है। आपने P जो फोर्स अप्लाई की, ये जो P है ना, ये किसका फंक्शन है, टाइम का। मतलब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि फॉरगेट अबाउट इम्पल्स, हाउ P इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप क्या करेंगी, आप हर T की जो वैल्यूज हैं उसको पुट करना शुरू कर देंगी कि जब T1 था तो जो फोर्स है वो 20 है, जब T2 सेकंड हुआ तो फोर्स 40 हो गई, ऐसे ही होगा ना। जी सर। देखो P जो है वो फंक्शन किसका है, टाइम का। आपने T की जब डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगी तो यू विल गेट अ ग्राफ। यस, समझ आ गई, ठीक है। तो अब आप देखो, अगर मैं T की वैल्यू पुट करता हूँ डिफरेंट, तो मेरे पास डिफरेंट P की वैल्यूज आएंगी। तो मैं बिकॉज P जो है वेरिएबल हो गया ना, फिर अब मैं इसको डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर सकता, मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से 2 तक। डायरेक्टली किसको सॉल्व कर सकता हूँ,
फ्रिक्शन फोर्स को जो कि कांस्टेंट है और वेट फोर्स को जो कांस्टेंट है। फ्रिक्शन फोर्स सही सर। समझ में आई बात? गॉट इट? जी जी सर, तभी मतलब वो जो है वो बॉक्स जो है वो हमारा वो डाउनवर्ड इसलिए मूव कर रहा है क्योंकि वो 20 टाइम्स टी की जो फोर्स है वो ज्यादा हमारी जो 0.3 NC है उससे ज्यादा बड़ी है, इसलिए वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई है। एग्जैक्टली। एक और बात ये कि जो वेट का जो कंपोनेंट है ना, जो अलोंग एक्स एक्सिस है, वो भी एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है। मतलब जो वेट है ना, देखो आप यूं समझो कि फिजिकली समझो कि अगर मैं बॉक्स को एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रख दूं, तो अगर फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन बहुत ज्यादा नहीं है तो व्हाट विल हैपन, उसका वेट उसको खुद ब खुद नीचे धकेलना शुरू कर देगा। तो अगर यहाँ पे पी ना भी हो ना, तो जो वेट की टर्म है जिसको हम 50 पाउंड sin 30 लिख रहे हैं, ये भी इतनी होती है कि आपकी जो बॉडी है वो एक इंक्लाइन प्लेन में नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है, राइट? सही सर, गेट इट नाउ। बट साथ थैंक यू साथ सर। वी हैव अ rope attached to it which is pulling it with a force which is 20t। अच्छा, इस सवाल में जो मैं कहना चाहता कि जो दूसरा पार्ट है, इस पार्ट में एक्चुअली आपने क्या किया, डिफरेंट दूसरा मेथड इस्तेमाल किया। अदरवाइज दोनों मेथड सही है, इसमें आंसर 44.2 ही है, उसमें 44.2 है। अच्छा, हम एक और सवाल देखते हैं, फिर चीजें और क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। आगे चलते हैं, ठीक है? ओके, ये सवाल बहुत अच्छा है। इस सवाल में देखते हैं कि इस सवाल में हो, जी फरमाइए, बोलिए। सर ये जो 20 टाइम्स टी है, ये जो फोर्स है, हम इसको इम्पल्स कह सकते हैं? नहीं बच्चे, 20 टाइम्स टी इम्पल्स नहीं है, 20 टाइम्स टी फोर्स है। 20 टाइम्स टी मल्टी, फिर उस ये जो आप टर्म देख रही है ना, यहाँ आप देखें डी 20 टाइम्स टी डी टी इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू दिस होल टर्म इज इम्पल्स। देखो आप देखो इम्पल्स का यूनिट देख लो पहले। इम्पल्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन टाइम सेकंड, एनएस होगा ना, न्यूटन सेकंड होगा। और फोर्स की यूनिट क्या होता है? न्यूटन। एग्जैक्टली। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है? आप ओके। ये गलती मत कीजिएगा कि 20 टी का मतलब इम्पल्स नहीं है। 20 टी के पूरे के यूनिट्स एन है, बट जब उसको dt के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर इसके यूनिट्स क्या बन रहे हैं? न्यूटन सेकंड। ओके सर, ओके। जब भी इस इक्वेशन में मैंने 20 टी पूरा लिख दिया, वरना अदरवाइज अगर मैं समीशन ऑफ फोर्सेस कर रहा हूं तो मैं 20 टी क्यों लिखूंगा? अगर 20 का मतलब फोर्स नहीं है, 20 टी पूरा मिलके फोर्स बनाता है, ठीक है? यहाँ लिखा है ना, राइट। सही है? जी पाउंड, सर। यहाँ देखो यूनिट्स क्या है, पाउंड्स, राइट? एनीवेज, सही। ये सवाल देखते हैं। ये सवाल काफी ये सवाल अच्छा है चीजों को समझने के लिए। Our 0.15 kg baseball has a velocity of 30 meter per second just before it struck by the bat. बैट पर लगने से पहले बॉल की velocity 30 meter per second है। It then travels along the trajectory shown before the outfielder catches it. और उसके लगने के बाद वो मूव करती है, वो एक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करती है जो कि यहाँ नजर आ रही है आपके पास, और बॉल जो कैचर है उसे आउटफील्डर कैच कर लेता है। Determine the magnitude of average impulsive force. Mind this. Impulse लिखा होता ना तो हम लिखते I. Impulsive force का मतलब है कि हमें force निकालनी है, right? Imparted to the ball if it is in contact with the bat for 0.75 milliseconds. बॉल जब बैट पर टकराई है तो कितने देर के लिए टकराई है? 0.75 मिलीसेकंड्स के लिए। मतलब बॉल ने स्ट्राइक किया बैट के साथ, और उस पॉइंट पर जो टाइम है वो बहुत छोटा है, 0.75 मिलीसेकंड, राइट? मतलब सेकंड का भी मतलब मिलीसेकंड बहुत छोटा होता है, एक्सपोनेंशियल -3 होता है, राइट? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ रही है कि जब क्रेट रखा था पिछले केस में, वो एक इंक्लाइन प्लेन पे आप उसको खींच रहे थे, ठीक है? जो इंक्लाइन प्लेन वाला केस था, क्रेट वाला केस था पिछला वाला, इसमें आप गौर करो कि इसमें जो फोर्स है ना वो इस बॉडी पर मुस्तकिल लग रही है, और कितनी देर तक लग रही है? 2 सेकंड तक लग रही है। वेट भी अप्लाई हो रहा है, फ्रिक्शन भी है। मगर इन केस ऑफ अ स्ट्राइक बाय द बैट, जो कांटेक्ट है वो कितना देर का होता है? मतलब आप लोगों को आइडिया है, जो क्रिकेट खेलते हैं या बेसबॉल देखते हैं तो उसको पता होगा कि बॉल जब बैट टकराती है तो वो टकरा जो टाइम है जिस पॉइंट पर स्ट्राइक कर रहा है वो बहुत छोटा होता है। ऐसे ही है? यस सर। ऐसे ही है ना यार? जो फोर्स का टाइम है, जी सर। जिस टाइम पर वो फोर्स जिस टाइम तक उस फोर्स ने उसको टच किया है, बैट ने, उस बॉल ने, बहुत थोड़ा होता है। तो वो कितना है? 0.75 मिलीसेकंड्स। अच्छा, अब इसकी फिगर को देख लेते हैं। फिगर कुछ इस तरह की है कि आपके पास बॉल जो है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी v1 है, और वो इनिशियली 30 मीटर पर सेकंड से आ रही थी, और उसका एंगल कितना था? 15 डिग्री।
हमने एक्सिस कहाँ ड्रॉ किया है, हमने बॉल पर या जहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है वहां पे एक्सिस ड्रॉ कर लिया। इनिशियली v1 है, बॉल का कुछ वेट है डाउनवर्ड ऐड कर रहा है, कांटेक्ट टाइम आपके पास 0.75 सेकंड है। बॉल ने स्ट्राइक के बाद एक नई ट्रेजेक्टरी फॉलो की जो कि v1 वेक्टर के साथ 15 डिग्री बना रही है, व्हिच मींस कि टोटल एंगल कितना बन जाएगा इसका 15 + 15 30 डिग्री। ऑलराइट, 30 डिग्री। अच्छा, अब ग्राउंड से लेके जहां बॉल इंपैक्ट हो रही है वो 0.75 है और जो कैच कर रहा है कैचर वो 2.5 सेकंड 2.5 मीटर्स है। इसमें कोई मतलब नहीं है, ऑल गुड? यस सर। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब जो बॉल पर स्ट्राइक लगी है, जो फोर्स लगी है, वो फोर्स जो है वो F है। उस F के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक अलोंग x एक्सिस होगा, एक अलोंग y एक्सिस होगा, बिकॉज़ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, मेक सेंस? इस फ्री बॉडी डायग्राम में किसी को कोई इशू हो तो मुझे पूछ सकता है प्लीज राइट नाउ, बिकॉज़ वी विल बी स्टार्टिंग न्यूमेरिकल्स एंड आफ्टर दैट these vectors, this representation is really crucial। जी, कोई मसला सवाल समझने में? नो सर। ठीक है, पहली बात बॉल आ रही है। इम्पल्सिव फोर्स है, जी जी, तो सर इसमें वो समीशन ऑफ फोर्स जो आपने बताया था वो हाँ वाला पूरा मेथड से करना है, हम देख लेते हैं अभी। देखो, हमें मतलब ये इम्पल्सिव जो फोर्स निकालनी है फॉर्मूला ना, लगा which means कि हमें ओके सर। हम मोमेंटम और इम्पल्स का ही इस्तेमाल करेंगे। अच्छा चलो हम देखते हैं पहले। और सर जो कांटेक्ट है उस टाइम हम लोग टाइम 0 लेंगे या फिर हम लोग नहीं, 0.75 देखो मिलीसेकंड? हम एक इक्वेशन लिखेंगे मोमेंटम की। ठीक है, इम्पल्स से मोमेंटम इक्वेशन लिखेंगे तो आपको वहां चीजें आइडिया हो जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि हमारे पास हमें निकालनी है वेलोसिटी पहले। आफ्टर द मतलब इनिशियल मोमेंटम के लिए आपको क्या चाहिए होता है, मास और वेलोसिटी। फाइनल मोमेंटम के लिए क्या चाहिए आपको, मास और वेलोसिटी। दैट मेक सेंस राइट? दोनों केसेस में यू नीड वेलोसिटीज। तो इनिशियल वेलोसिटी जो बॉल बैट पर लगने से पहले कितनी गिवन है, 30 मीटर पर सेकंड। बॉल लगने के बाद कितनी है ये हमें निकालनी है। ठीक है, अगर आप गौर करो तो यहाँ पे हमारे पास कुछ डिस्टेंसेस गिवन है। एक डिस्टेंस है अलोंग एक्स एक्सिस और एक डिस्टेंस है अलोंग वाई एक्सिस। अगर मैं अलोंग एक्स एक्सिस इक्वेशन लगाता हूँ, दिस इज द प्रोजेक्टाइल इक्वेशन, sx इक्वल्स टू sx x नॉट इक्वल्स टू v नॉट xt। ये बात क्लियर है? कोई मसला इसमें? नो सर। देखो, बॉल जब बैट से टकराने के बाद एक प्रोजेक्टाइल को फॉलो कर रही है ना गाइस, तो जो उसका x डिस्टेंस है उसको मैं sx कह रहा हूँ। ठीक है, वो बराबर किसके हो जाएगा, वो 100 मीटर्स गिवन है। v जिस वेलोसिटी से बॉल ने बैट को छोड़ा हमें नहीं पता, बिकॉज इनिशियल मोमेंटम पता है बॉल का, मगर बैट के बाद नहीं पता, जिसको हम v कह देते हैं। अब जी बोलिए। सर इसको V2 कहेंगे ना, क्योंकि फिगर में आप देखें V1 के एग्जैक्टली, ऊपर v2 V2 कह दो आप, v2 कह दो, बिल्कुल सही है, v2 कह दो, नो प्रॉब्लम, आप v2 कह दो। ओके सर। ये वो वेलोसिटी है जो कि बैट पर लगने के बाद है बॉल की, राइट? तो अगर आप इसी क्वेश्चन देखो तो ये क्वेश्चन क्या लिखी हुई है, sx इक्वल्स टू v नॉट xt या v2 कह दो, जो भी है आप बात सही है बिल्कुल। यहाँ पे v की वैल्यू अननोन है हमारे पास। ठीक है, यहाँ और t भी अननोन है, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई 100/v cos 30। अब cos 30 क्यों किया, बिकॉज हम वेलोसिटी का x कंपोनेंट ले रहे हैं, बिकॉज डिस्टेंस जो है वो भी अलोंग x एक्सिस। लेकिन बिल्कुल वही बात है जो हम प्रोजेक्टाइल मोशन में करते थे। नाउ वी नीड अनदर इक्वेशन। अगर मैं बात करता हूँ अलोंग y एक्सिस, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कितना हो जाएगा 1.75, बिकॉज इस केस में 0.75 इस पॉइंट तक की डिस्टेंस थी और जो कैचर ने बॉल को पकड़ा है वो ग्राउंड से 2.5 है। तो इस एक्सिस से कितना दूर होगा, 2.5 माइनस 0.75। ठीक है, तो s इक्वल्स टू vit प्लस सर हाफ फिर it। से समझाएंगे 5 में से माइनस कैसे हुआ है? देखो एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ हुआ है जहाँ पे बॉल ने हिट किया है, इस लाइन से इस सही है, बॉल की हाइट तक कितना डिस्टेंस है, 2.5 माइनस 0.75, राइट? अब मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ s सही। इक्वल्स टू vit प्लस हाफ at स्क्वायर अलोंग y एक्सिस। ये फिर वही बात, तो x इसको मैं sy कह दूं, xy कह दूं, कुछ भी कह दो, डजंट मैटर, 1.75। अच्छा, अब v का कौन सा कंपोनेंट आएगा आपके पास, कौन सा कंपोनेंट आएगा, साइन कंपोनेंट आएगा, बिकॉज हम y की बात कर रहे हैं। t की वैल्यू अपने पिछली क्वेश्चन से निकाल के यहाँ रिप्लेस कर दी इन टर्म्स ऑफ v। We have acceleration due to gravity minus 9.81 and then we have t again from this equation। तो इस इक्वेशन में आपके पास क्या अननोन है, सिर्फ v अननोन है। आपने यहाँ से v निकाल लिया। ये v कौन सी है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये v कौन सी है भाई, ये वो v है जो कि बॉल की वेलोसिटी बैट पर लगने के बाद है। मतलब बैट पर बॉल आ रही थी 30 मीटर पर सेकंड से, बैट ने बॉल को स्ट्राइक किया तो अब उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो 34.18 मीटर पर सेकंड हो गई। मेक सेंस? सर हमने V1 को नहीं यूज किया।
अभी हम करेंगे ना, v1 तो गिवन है, अभी हम देखो यूं समझो कि दो ट्रेजेक्टरीज हैं, एक ट्रेजेक्टरी है कि बॉल आ रही है, उसकी v पता है हमें, और एक बॉल बैट पर लगने के बाद है। तो जो हमने जो निकाली है 34.18, ये बॉल बैट पर लगने के बाद है, ठीक है, ठीक है भाई। यस सर। नाउ अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन की। ये फिगर देख लेते हैं। पहली जो है वो इनिशियल मोमेंटम है, इसका इनिशियल मोमेंटम क्या है बॉल का, जो कि अगर आप गौर करो कि मैं एक्सिस न्यू ड्रॉ कर रहा हूं तो बॉल की डायरेक्शन इस तरफ से ऐसे आ रही है ना, राइट से लेफ्ट आ रही है, ठीक है, राइट से लेफ्ट मोमेंटम है, और एंगल कितना है बॉल का 15 डिग्री, ठीक है। तो अगर मैं एक्स एक्सिस में लिखता हूँ पूरी मोमेंटम की इक्वेशन, पूरी इक्वेशन को लिख रहा हूँ मैं एक्स एक्सिस में, तो मास तो फिक्स है v1 दैट इज 30, cos ऑफ 15 क्यों किया, बिकॉज मैं अलोंग एक्स एक्सिस लिख रहा हूँ, और माइनस क्यों आ रहा है, बिकॉज डायरेक्शन जो है वो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट है, और एक्सिस ड्रॉ हुआ है पॉजिटिव एक्स की तरफ। नाउ एफ एवरेज, सर जी जी जी, सर इसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है लेफ्ट पे जा रही है ना, तो मतलब वेलोसिटी नेगेटिव हुई -30 ना सर? जी जी जी, ऐसे ही है, माइनस तो लिखा हुआ है, ओके सर। माइनस लिखा सही लिखा है, मास 0.15 है, वेलोसिटी 30 है, cos 15 मतलब अलोंग एक्स एक्सिस लिख रहे हैं। अब यहाँ पे जो फोर्स है जिसको हम बैट की फोर्स कह रहे हैं, उस बैट की फोर्स वो कितनी देर के लिए अप्लाई हो रही है, 0.75 एक्सपोनेंशियल -3 ड्यू टू मिलीसेकंड्स। और जो फोर्स ऑफ बैट है उसका भी एक्स कंपोनेंट आएगा ना हमें, क्योंकि हम अलोंग मोमेंटम इक्वेशन लिख रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। फोर्स एवरेज जो कि बैट लगा रहा है उसका एक्स कंपोनेंट टाइम्स द अमाउंट ऑफ टाइम जिसने बैट ने बॉल को हिट किया इक्वल्स टू, अब ये फाइनल मोमेंटम है। अब फाइनल मोमेंटम के लिए v निकाल चुके थे आप 34.18, cos ऑफ 30, यहाँ cos 15 था बिकॉज उसकी जो बॉल स्ट्राइक करने से पहले एंगल 15 है और स्ट्राइक करने के बाद एंगल 30 है, और ये पॉजिटिव क्यों है, बिकॉज राइट साइड पर डायरेक्शन है। यहाँ तक कोई मसला है तक? ऑल गुड यस सर। गाइस। नाउ इसको सॉल्व किया आपने, you got f average x 11715.7 न्यूटन। सिमिलरली अगर मैं यही इक्वेशन along y लिखता हूँ, तो जो बॉल आ रही है उसकी डायरेक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में, देखो ये आ रही है तो ये नेगेटिव x में भी और नेगेटिव y में भी है, तो इसका इनिशियल मोमेंटम का y कंपोनेंट भी नेगेटिव होगा, -0.15, 30 जो है वो वेलोसिटी है, 1.15 इसका मास है, sin 15 बिकॉज ड्यू टू द y एक्सिस, f एवरेज का y कंपोनेंट 0.75, टाइम है, ये इम्पल्स की वैल्यू आ गई जिसको हम i कहते हैं, इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी 34.18 और 0.15 मास है, और sin 30 बिकॉज ये y कंपोनेंट है। यहाँ से क्या निकाल के सर ने -0.15 क्यों लिया था, नेगेटिव में इसलिए? नहीं बच्चे, ये वाला पहली टर्म, ये पहली टर्म कह रहे हो ना, यस सर यस सर। देखो ये जो वेलोसिटी v1 देख रहे हो बैट पे लगने से पहले जो इनिशियल मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन कैसी है, जी एक्स में भी नेगेटिव है वाई में भी नेगेटिव है, नजर आ रही है, सही है सर, समझ गया। इसलिए भी ठीक है। तो यहाँ से जो सर एफ एफ एवरेज, एवरेज बता दें सर। जी एफ एवरेज वाई आया है वो कितना ये है, क्या चीज है? 4970, राइट। अब देखो पिछली क्वेश्चन से जो एफ एवरेज आया था वो एफ एवरेज का एक्स कंपोनेंट था, और जो दूसरी क्वेश्चन से आया वो एफ एवरेज का वाई कंपोनेंट है। तो टोटल जो फोर्स है वो किसका निकलेगी, इन दोनों का आपने वेक्टर सम कर लिया, एफ एवरेज एक्स स्क्वायर प्लस एफ एवरेज वाई स्क्वायर का होल अंडर रूट 12.7 किलो न्यूटन, करेक्ट। सर ये यस एफ सर। एवरेज कौन सी फोर्स है सर? बच्चे ये वो फोर्स है जो कि बैट ने बॉल पर लगाई है, कितने टाइम के लिए, 0.75 मिलीसेकंड के लिए, जिसको हम इम्पल्स फोर्स कह रहे थे ना, एवरेज इम्पल्सिव फोर्स। देखो अगर यहाँ पे लिखा होता ना कि इम्पल्स निकालो, तो फिर हम फिर न्यूटन नहीं निकालते, हम न्यूटन सेकंड निकालते, फिर ये वाली टर्म देख रहे हो, ये जो बीच वाली टर्म है ये पूरी निकलती। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इम्पल्सिव फोर्स, तो हमने क्या किया कि हमने एक्स में सम किया, वाई में सम किया, और दोनों से जो फोर्स निकली उसको फिर दोबारा कंबाइन कर दिया बाय यूजिंग द वेक्टर समेशन। बात सुना, गॉट इट? यस सर। जी, किसी का सवाल? जी गाइस, शुड वी मूव? नो सर। मूव नहीं करें, रुक जाए।
सवाल के लिए बोला सर। ओके ओके ठीक है ओके भाई, आई होप कि भाई ये समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल ब्लैंक ना हो भाई। अगर नहीं है तो देखो ये सेशन इसीलिए कि आप मुझसे सवाल पूछ लें, अगर नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। ओके सर। ये सर सवाल एक है जी, बोलिए बोलिए एक जनरल क्वेश्चन था जी कि बोलिए। सर अगर इस तरीके से गिवन हो कि लेट्स से 0 नहीं, मतलब 0 से नहीं, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 नहीं, कोई भी एक वैल्यू दी हुई है, लेट्स से 50 to 100, उस पे हमें गिवन दी है सारी चीजें, और हमें जो है कुछ भी फाइंड करना है, लेट्स से हमें डिस्टेंस या टाइम फाइंड करना है, सॉरी टाइम नहीं, डिस्टेंस या कुछ भी फोर्स फाइंड करनी है एक और टाइम पे, लेट्स से वो टाइम इंटरवल है हमारा 100 से 150। ठीक है, तो जो हम फाइंड करेंगे, तो वो जो हम लिमिट्स लेंगे अपनी टाइम इंटरवल की, वही लेंगे 100 से 150 लेंगे, या जी पहले ठीक, वाला लेके तो दूसरा वाला नहीं लेके नहीं सम करेंगे? नहीं, आपने अगर वो कह रहा है कि फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम, वो टाइम जो है वो टोटल टाइम के बीच में कोई इंटरवल है ना बीच का, लेट्स से 0 से लेके 1000 तक टोटल टाइम है, और वो कह रहा है कि 150 से लेके 350 तक निकालें आप, तो आपकी जो लिमिट्स है वो 150 350 ही होंगी। सही। और डिस्टेंस का भी इस तरीके से कि लेट्स से अगर डिस्टेंस का हमें इंटरवल दिया हुआ कि इस डिस्टेंस से लेकर इस डिस्टेंस तक हमें कुछ भी निकालना है, तो बिल्कुल उसमें भी फिर ऐसे ही होगा, ऐसे ही है। राइट? अगर वो आपसे कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस निकालो, देन फिर आपको उस लिमिट से पीछे वाली चीजें भी ऐड करनी पड़ेंगी और लिमिट के बाद वाली चीजें भी ऐड करनी पड़ेंगी। अगर टोटल डिस्टेंस कह रहा है तो आपसे कह रहा है कि उसके दरमियान का निकालो सर, कि मतलब इस टाइम के दौरान कितना फासला तय किया है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो फिर आप लिमिट्स वही अप्लाई करेंगे। बट अगर वो आपसे कह रहा है कि मुझे टोटल डिस्टेंस बताओ, तो फिर वो 0 सेकंड से लेके 1000 सेकंड तक जितना डिस्टेंस है, वो जितना भी निकाला है उसमें वो आप टोटल को आपको ऐड करना पड़ेगा बाकी डिस्टेंसेस को भी। तो देखना पड़ेगा कि सवाल कैसा है। अच्छा, अब एक और बात, जो भी अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई फंक्शन है वेलोसिटी का या फोर्स का जो कि टाइम डिपेंडेंट है, तो क्या वो फंक्शन पूरे टाइम के लिए वैलिड है? मतलब मिसाल के तौर पर एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई होती है 0 सेकंड से लेके 50 सेकंड तक एक फंक्शन है, 50 से लेके 150 तक अलग फंक्शन है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी जो फोर्स है वो किस टाइम के लिए अप्लाई हो रही है, तो आपने फिर उसको फर्दर तोड़ना पड़ेगा। आप बात समझ रही हैं मेरी? लेट्स से मैं आपसे कहता हूँ कि वेलोसिटी है बॉडी की, ये कार की, वो फंक्शन है टाइम का, ठीक है। आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट, मगर जो फंक्शन है टाइम का वो इस तरह है कि हर 10 सेकंड तक जो फंक्शन है वो वैलिड है, फिर उसके बाद 10 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी है वो नए फंक्शन को फॉलो कर रही है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि आप जो नया फंक्शन को इस्तेमाल करें ड्यूरिंग दैट टाइम इंटरवल। आर यू फॉलोइंग मी? जी सर। आपकी बात आपको जवाब मिल गया आंसर का, मगर उसमें मैंने एक चीज ऐड ही कर दी है कि जो फंक्शन गिवन होते हैं ना, आपको देखना पड़ेगा कि वो फंक्शन किस टाइम इंटरवल या किस डिस्टेंस इंटरवल के दरमियान वैलिड है। ऐसा नहीं है कि आप अगर आपके पास मल्टीपल फंक्शन है तो आप एक ही फंक्शन को इस्तेमाल करके डिस्प्लेसमेंट निकाल दें, वो गलत हो जाएगा। सही सर, समझ आ गई। समझ में आ गई ना? तो एनीवेज आगे चलते हैं। अच्छा, ये सवाल है, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, दिस इज प्रीटी सिंपल, तो मैं इसको नहीं करवाना चाह रहा बिकॉज देयर इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन आफ्टर दैट। तो मैं इसको, ये काफी आसान है अगर आपने गौर किया होगा, इसमें आपने रोप्स की जो लेंथ है उनको सम किया है, तो आपने मोमेंटम एंड इंपल्स इक्वेशन को अप्लाई किया है। अगर आप गौर करो तो यहाँ पे सिंस द मोशन इज अलोंग वाई एक्सिस, तो हमने एक्स एक्सिस की इक्वेशन नहीं लिखी, सिर्फ वाई में लिखा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो मैं इस सवाल को स्किप कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने ये वीडियो में कवर किया, बट दिस इज अ प्रीटी सिंपल क्वेश्चन, तो मैं इसको टाइम हमारे पास कम है, तो हम अगले सवाल जो थोड़ा सा मुश्किल है, ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है गाइस, कोई एतराज तो नहीं है? जी बच्चों। नो सर। ठीक है ना, ये सवाल आप लोग खुद कर सकते हो, ये काफी सिंपल सवाल है, ये आप लोग इतना मुश्किल नहीं है अगर आपके पास टाइम ना हो। ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है वीडियो में, बट आई वुड प्रेफर टू कवर दिस वन रादर देन द प्रीवियस वन। ये सवाल हम देखते हैं। ये सवाल बहुत अच्छा है कि चीज में दो तीन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, फोर्सेस F1 and F2 vary as shown by the graph. Okay, we have 10 minutes, तो कोशिश करेंगे 10 मिनट में खत्म हो जाए। F1 एंड F2 दो फोर्सेस हैं आपके पास जो किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई कर रही है, बॉडी के ऊपर हो रही है। अच्छा, ये जो बॉडी है, ये जस्ट डिस्क कह लो, कैरम खेला है किसके, सबने कैरम तो खेला होगा। यस सर। यस ओके, सर। यस सर। कैरम खेला है ना, बिल्कुल, बस वो एक डिस्क है,
जो बोर्ड के ऊपर ट्रैवल कर रही है, ठीक है, कैरम बोर्ड के ऊपर ट्रैवल कर रही है। हमने एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ये विजुलाइज करना आसान है कैरम बोर्ड से। एक स्मूथ डिस्क है जो कि इज ट्रैवलिंग इनिशियली विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड, और उसकी डायरेक्शन क्या है, along x axis मगर नेगेटिव x axis, ये बात याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। when time goes to 0 second, determine the magnitude and direction of the disk velocity when t equals to 4 second। इस डिस्क के ऊपर दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, F1 and F2। F2 जो है वो along x axis है, along the positive x axis, और F1 जो है वो एंगल बना रही है x axis से, जो ये x में नेगेटिव है और y में पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है कि x F1 F2 की वैल्यू कहाँ से आएंगी, वैल्यू कहाँ से आएंगी, वैल्यू यहाँ से आएंगी। आपके पास f इज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, सॉलिड लाइन जो बता रही है वो F1 है और जो डॉटेड लाइन है वो F2 है। ये लाइन जो है, ये जो ग्राफ है, इसको समझना मुश्किल नहीं है बट इम्पोर्टेंट है। सर जी, F1 तो y में भी नेगेटिव ही होगा, नीचे कैसे आ होगा रहा है। बच्चे, नीचे कैसे आ रहा है, F1 ऊपर नहीं आ रहा। अच्छा ठीक, सही। एरो देखो ना बच्चे, एरो किधर है, ऊपर की तरफ है ना, सेकंड क्वाड्रेंट है, राइट। अच्छा, अब देखो एक बात समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यही समझ लो ताकि हम आगे जल्दी मूव कर सकें। मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी ऊपर, जहां मैंने कहा था कि कांस्टेंट फोर्स होती है और वेरिएबल फोर्स होती है, रिमेंबर दिस वन। ये जो ग्राफ देख रहे हो ना, राइट हैंड साइड कांस्टेंट फोर्स है, इसमें इस ब्लू रीजन का जो एरिया है, दैट इज व्हाट, इंपल्स, F टाइम T, ठीक है। अब यहां पे हम देखते हैं इस सवाल में, अगर मैं ये जो फोर्स है सॉलिड लाइन F1, ये किस तरह वेरी हो रही है, इट्स वेरिंग लीनियरली, बट पहले ये लीनियरली एक लाइन लीनियर है, फिर ये स्ट्रेट हो रही है, फिर ये ड्रॉप हो रही है, फिर स्ट्रेट, फिर ड्रॉप, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो फोर्सेस की जो वैल्यूज हैं दैट आर चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड सिमिलरली दिस रेड लाइन इज आल्सो अ फोर्स। अब ये कोई कर्व नहीं है, दिस इज अ डिसकंटीन्यूअस फंक्शन। तो यहाँ पर कितनी क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5, 5 डिफरेंट लाइंस हैं, किसके लिए, ब्लू के लिए, और 2 लाइंस हैं लाल के लिए। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे इंपल्स निकालना है, माइंड इट प्लीज, तवज्जो से, F1 का मुझे अगर इंपल्स निकालना है तो मैं क्या करूंगा, F1 फोर्स के नीचे जितना भी एरिया है, अगर मैं उसका एरिया जो मतलब 5 है पॉइंट्स, उसका मैं 5 एरिया पॉइंट्स को निकाल लूं, सबमिशन कर लेंगे। एग्जैक्टली, मैं इनको अगर एरिया निकाल लूं इस ब्लू लाइन के नीचे का और रेड लाइन के नीचे का, तो वो क्या होगा, F1 का इंपल्स और F2 का इंपल्स। दैट मेक सेंस, यस सर। ठीक है। अब एग्जैक्टली बस ये करना है। तो अगर आप गौर करो कि जो F1 है उसका इंपल्स I1 है और F2 का इंपल्स I2 है। अच्छा, मैं I1 निकालता हूं पहले। अच्छा, लिमिट क्या है, 0 से लेके 4 सेकंड तक है। I1 का एरिया कैसे निकलेगा मुझे बताओ। पहला रीजन जो है वो क्या है, 0 से लेके 1 तक, ये क्या बन रहा है, इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल, इजंट इट, एरिया ऑफ यस ट्रायंगल। सर। ठीक है। 1 से 3 क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है। 3 से 4 क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो आपके पास 3 एरिया सम हो रहे हैं, एक एरिया ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो अगर मैं इन तीनों एरियाज को सम कर लूं तो आई विल गेट द इंपल्स ऑफ F1। सिमिलरली अगर मैं F2 की बात करता हूं तो F2 जो है वो इस डॉट लाइन से शोर है। तो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक 0 से लेके 3 तक ट्रायंगल बन रहा है और एक 3 से 4 तक ट्रायंगल बन रहा है। सब विजुलाइज कर सकते हो इस चीज को गाइस, यस सर। ठीक है। तो एक बार फिर अब बता दें। मैं कह रहा हूँ बच्चे देखो, सॉलिड लाइन का जो एरिया है अंडर द कर्व है वो कितना बनेगा, पहला एक ट्रायंगुलर एरिया है फ्रॉम 0 to 1 सेकंड, 1 से 3 सेकंड तक भी एक बड़ा ट्रायंगल है और 3 से लेके 4 तक एक छोटा ट्रायंगल है, सॉरी रेक्टेंगल है। वेयर एज जो F2 फोर्स है वो दो ट्रायंगल बना रही है, 0 से लेके 3 और 3 से लेके 4। अब हम देखते हैं कि I कैसे निकला। पहली टर्म क्या बता रही है, इट्स अ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, 1/2। 20 क्यों किया आपने, क्योंकि हाइट टाइम्स बेस होती है ना, और बेस क्या है इसकी 1। अब ये क्या है, 20 इसकी हाइट है इस रेक्टेंगल की, और बेस क्या होगी 3 - 1, तो क्या हो जाएगा 3 - 1। सिमिलरली जो इसकी इस छोटे वाले की कितनी हाइट है 10, और बेस कितनी होगी 3 - 4, तो टोटल इंपल्स कितना आ गया 60 न्यूटन सेकंड। सिमिलरली जो दूसरा वाला है उसमें दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, तो एक ट्रायंगल है 1/2, ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ द ट्रायंगल, आई गेस आप सबको पता होगा। तो 20 हाइट है टोटल, और जो इसकी जो बेस है वो 3 - 0 है, और इस केस में 20 हाइट ही रहेगी और बेस जो है वो 4 - 3 हो जाएगी। आपके पास I1 और I2 आ गए, ठीक है, गॉट इट।
कोई मसला? नो सर। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब हम लिखते हैं मोमेंटम, हम इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन लिखते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। तो पहली बॉल जो है उस पर जो उसका इनिशियल मोमेंटम वो कितना है 3 मीटर पर सेकंड इनिशियल उसकी वेलोसिटी है, मास 5 है, वेलोसिटी 3 है और नेगेटिव है एक्स के अलोंग, तो आपने नेगेटिव कर दिया। अब हम बात करते हैं किस चीज की आपकी, ओके, अब जो F2 है वो प्योरली अलोंग एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो उसकी जो अलोंग उसकी वजह से जो मोमेंट इंपल्स है वो कितना है 40, हमने डायरेक्ट 40 लिख दिया, और अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो 40 लिखा। यूनिट्स क्या है, न्यूटन सेकंड। 60 जो है वो F1 का इंपल्स है और वो जो है वो नेगेटिव है, क्यों? और आप गौर करो कि F1 जो है उसका x के अलोंग नेगेटिव इंपल्स क्रिएट होगा, समझ में आ रहा है? और वो आपने आप टाइम से Yes, मल्टीप्लाई नहीं करना, बिकॉज टाइम से आपने ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, आपने एरिया निकाल चुके हैं। अब ये जो वैल्यू है सर यहाँ पे बस सिर्फ एक बात पूछनी थी, जी, हम लोग मतलब कि एंगल क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज देख रहे हैं? देखो ऐसे मत करो, यहाँ पे समझना ऐसे है कि आप ये देखो कि अलोंग एक्स एक्सिस तो ड्रॉ हुआ है ना, अब वेक्टर किस तरह बना हुआ है, F1 की जो फोर्स वेक्टर है वो x के अलोंग नेगेटिव x में है, ठीक है, तो इसलिए नेगेटिव आ गया, और cos 30 जो है वो उसका वर्ड। अब ऑन द राइट हैंड साइड हमें इसकी निकालनी है फाइनल वेलोसिटी, तो आपके पास vx आ गया। अब इस इक्वेशन में सिर्फ vx अननोन है क्योंकि वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी का भी आपको x कंपोनेंट चाहिए। अब यही चीज अगर मैं अलोंग y लिखता हूँ तो जो इनिशियल फोर्स F2 का इनिशियल बॉडी जो है वो जो डिस्क है वो इनिशियली तो y में मूव नहीं कर रही ना, तो इनिशियल मोमेंटम 0 है, उसका जो F2 का मोमेंट इंपल्स है वो भी 0 है बिकॉज इट इज नॉट हैविंग एनी इंपल्स अलोंग y एक्सिस, तो सिर्फ F1 का इंपल्स आएगा जो कि 60 sin 30 है, और बराबर में FVy हो गया, यहाँ से Vy आ गया। अब Vy और Vx निकल चुके हैं तो हमने सिंपली वेक्टर सम कर लिया, तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई 8.07 व्हिच इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द डिस्क। अब आपसे वो कह रहा था कि आप इसका निकालें, डायरेक्शन निकालें, तो आप थीटा से सिंपल निकाल सकते हैं Vy upon Vx which is 6 upon 5.3 coming out to be 48.1 डिग्री, तो ये जो है इसकी डायरेक्शन हो गई। जी गाइस, सवाल क्लियर है आपको सबको? यस सर। सर I1 समझा दें, वो नेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी इस वजह से। I1 क्या है, देखो I1 इंपल्स है F1 फोर्स का, F1 फोर्स जो है वो ये है ना जो पर्पल लाइन से शो हो रही है। आप सिंपली क्या करो, इस पर्पल लाइन के नीचे जितना एरिया है बस वो निकाल लो, तो कितने फिगर्स बन रही, एक ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, फिर रेक्टेंगल है। ट्राइंगल कैसे का एरिया क्या होता है, हाफ हाइट इनटू बेस। हाइट कितनी है इसकी 20, बेस कितनी है 1 - 0, ठीक हो गया। इसका एरिया कितना निकलेगा 3 - 1, इसकी बेस हो गई और हाइट क्या आई 20। इसका एरिया कैसे निकलेगा 3 - 4, ये वाली बेस हो गई और इसकी हाइट क्या आई 10। एग्जैक्टली यही लिखा मैंने यहाँ पे, नजर आ रहा है 16 न्यूटन। ओके सर, ओके सर, और जबकि ओके सर। जो डॉटेड लाइन का Got it. एरिया कितना निकलेगा सर दो आपने ट्राइंगल। सर आपने बोला 3 - 1 जबकि वहाँ 3 - 0 मतलब दो एक साथ लिया हुआ है ना वहाँ पर। 3 - 1 तो लिखा है दोस्त, कहाँ लिखा, वो तो अगला वाला है ना दूसरा यार, अगला वाला है ना। फिर मैं इसकी बात कर रहा हूँ ना, लाल जो ट्राइंगल है वो तो यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक गया, फिर एक ट्राइंगल तो ये बनता है ना पहले यहाँ तक, ठीक ठीक है, सर। ट्राइंगल बनता है। इसके लिए 3 - 0 बेस हो गई, हाइट क्या हुई 20 हाफ, और इसके लिए क्या होगी 4 - 3 बेस और हाइट क्या हुई 20, और एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो हाफ होता है, ठीक है। एनीवन गाइस, दिस वी हैव लेस देन 1 मिनट, तो हम यहाँ को रोकते हैं। आई होप कि आपको ये चीजें आज सेशन कुछ बेहतर लगा होगा, समझ में आया होगा। ऑन द नेक्स्ट क्लास हम इंशाल्लाह Yes, sir. इसको तो कंटिन्यू ऐसे ही करेंगे। ले लिया करें सर आप। अच्छा सर, बहुत मेहरबानी आपकी, शुक्रिया, कोशिश करेंगे सर। ठीक है बच्चों, फिर हम खत्म करते हैं सेशन। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।